हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूटी हिंदी हब में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके आदिकाल के बारे में। हमने काल विभाजन और नामकरण को समझा है और आज हम बात करने वाले आदिकाल के बारे में। आदिकाल की अगर मैं बात करूँ, जो 4 हिस्से हमने हिंदी साहित्य को बांटा है, यानी हिंदी साहित्य के जो 4 हिस्से करते हैं, 4 युग विभाजित करते हैं, उसमें से जिस आदिकाल के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये इकलौता ऐसा काल है जहाँ पे विवाद बहुत ज्यादा रहा है। विचारधाराओं में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विचारधारा हर किसी का अपना अपना होगा। और अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा युग रहा है जहाँ पे काल निर्धारण से लेकर के समय सीमा तय करने से लेकर के नामकरण तक हर एक चीज में यहाँ पे विवाद देखने को मिलेगा। इसके पीछे का यही मतलब लगाया जा सकता है अंदाजा कि ये जो था आपकी हिंदी साहित्य का युग का प्रारंभ था, यानी आपकी हिंदी साहित्य की शुरुआत थी। इसकी वजह से हो सकता है कि आपके बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। तो इकलौता ये जो आदिकाल आपको दिख रहा है, वो नाम आदिकाल तक पहुंचा क्योंकि वो सर्वमान्य हुआ। लेकिन इस दौरान बहुत सारे विद्वानों के अलग मत थे। जैसे अगर आप बात करोगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। ठीक उसी तरीके से अगर बात करोगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज बप्पन काल कहा है। अगर राहुल संकृतायन जी को ध्यान में रखा जाए तो उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है। यानी कि हर किसी के अनुसार इस काल का अलग नामकरण किया गया है, क्योंकि इस काल में प्रवृत्तियां बहुत सारी थी और यही प्रवृत्तियां थी जो आधार बनी इसके नामकरण के। यानी कि हर एक विद्वान ने जिस प्रवृत्ति को प्रधान माना, उस प्रवृत्ति के आधार पर इसका नामकरण कर दिया। और यही जो आपका आदिकाल है, यही आपके साहित्य का आधार भी बना। यानी ये एक ऐसा काल है आदिकाल जहाँ पे आपको भक्ति मिलेगा, जहाँ पे आपको धर्म के बारे में बात करने को मतलब मिलेगा। आपके बहुत सारे धर्म एक साथ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे संप्रदाय एक साथ देखने को मिलेंगे। संप्रदाय की विचारधाराएं जो हैं वो एक साथ आपको देखने को मिलेगा आदि काल में। यहीं पे अगर हम बात करें तो चारण काल, या फिर अगर हम बात करेंगे तो जो आपके कवि थे, दरबारी कवि या रासो ग्रंथ, वो भी यहीं पे मिलेंगे। आदिकाल में ही अपभ्रंश की रचनाएं हो गई, आपकी पाली और प्राकृत की कुछ रचनाएं हो गई, उनकी भी उपस्थिति, उनके बारे में भी जानने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे सिद्ध और नाथ की, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको पता है कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने वाला जो भाषा था वो कैसे अपभ्रंश तक पहुंचा। तो अगर हम आदिकाल की सिर्फ बात कर रहे हैं तो आदिकाल के नामकरण को लेकर के हर किसी का अपना एक क्या रहा है, मत रहा है। और इसके काल विभाजन को भी लेकर हर किसी का अपना मत रहा है। यही एक वजह है जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, विवादों का काल भी कहा जाता है। आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है व्याघातों और आपके जो विवाद है, विद्रोहों का ये जो काल है, इसका नामकरण किया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए थे, आपको मत मिलने लगे थे। ठीक है, अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मंतव्य से शुरुआत करेंगे कि उनके आधार पर या उनके अनुसार आपके आदिकाल का समय सीमा है वो क्या तय किया था उन्होंने, या फिर क्या था। तो अगर हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था कि आपके राजा भोज के समय सीमा से लेकर हम्मीर देव के थोड़े बाद तक, यानी कि उसके बाद तक का जो समय सीमा है वो उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत रखा था। अब आदिकाल के अंतर्गत जो उन्होंने समय सीमा रखा था उसमें अगर हम बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1000 कितना था बच्चे, तो 50 विक्रम संवत की बात हो रही है। तो इस बात का बहुत ही गौर फरमाइएगा से उन्होंने क्या किया था, आपका 1375 तक का समय सीमा दिया था। 1375 विक्रम संवत का समय सीमा दिया था। अब किसी बच्चे ने कहा था कि मैम हमें ईस्वी और संवत वाला फर्क बहुत ज्यादा समझ नहीं आता, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है हर जगह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो समय सीमा है 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक, वो समय सीमा सर्वमान्य है। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही समय सीमा ना ईस्वी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब इसको समझने का सिंपल सा फंडा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत में दिया है आप -57 कर लीजिए। जब आप -57 करेंगे तो 1993 ईस्वी से लेकर के अगर देखा जाए तो 1318 ईस्वी तक का समय सीमा आपका निकल कर आ जाएगा। ये जो है
ये विक्रम ईस्वी में माना गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कन्वर्जन नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा जब आप उसमें से 57 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यही सारा जो है आप इसे मान लो कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कन्वर्ट किया हुआ है, या फिर आप ये मान लो कि हाँ इसको विक्रम संवत से ईस्वी में, जिन लोगों ने ईस्वी में माना है उन लोगों ने ये समय सीमा निर्धारित किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबको समझ में इतना तो आ ही गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय सीमा निर्धारित किया है वही समय सीमा सर्वमान्य है। इसी को आधार मानकर बाकी सारे लोगों ने भी अपना समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया है। अब मैंने आपको बताया कि आप आदिकाल की शुरुआत जो है वो आपके राजा भोज के समय से लेकर के आपके कब तक जाता है, तो हम्मीर देव तक जाता है। वहीं पे आपके कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ इसकी जो शुरुआत होती है वो 8वीं सदी से लेकर के आपकी 14वीं सदी तक होती है। यानी कि हर किसी का अपना अपना थोड़ा सा मत है, और ये जो आपको मत दिखेंगे ना, जितने कंफ्यूजन सिर्फ हो सकते हैं वो सिर्फ आदिकाल में, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत और अलग अलग समय सीमा है। बाकी अगर काल में जाओगे तो लोगों के मत एक समान है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। वहां पे किसी ने नहीं कहा कि नहीं हम इनको नहीं रख रहे, हम उनको नहीं रख रहे। ठीक उसी तरीके से वहां पे जब हम कृष्ण भक्ति राम भक्ति कहते तो हमने मान लिया क्या ये राम भक्ति में कृष्ण भक्ति में, वहां पे अलग अलग मत नहीं है। अलग अलग मत इस बारे में हो सकता है कि किस कवि ने आपका समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और किस कवि ने जो है मुखर रूप से बात आप सबके सामने रखी है। बस ये विचारधारा आपकी बदल सकती है, लेकिन आपका जो समय सीमा है या फिर कौन से कवि जो है वो किसके अंतर्गत आने चाहिए, कौन सी रचना कहाँ आनी चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन आदिकाल में हर घड़ी आपको ये परीक्षा देनी है। आपको नामकरण से लेकर के समय सीमा से लेकर के पहले कवि पहले रचना तक सारे विवादों का सामना आपको आदिकाल में करना है। ठीक है, तो प्राकृत के अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का अभिवार्य माना जाता है। ये बात आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि प्राकृत के बाद क्या हुआ, अभ्रंश की शुरुआत हुई। ठीक है, और अभ्रंश की अंतिम जो अवस्था थी उसी के साथ साथ क्या किया गया, हिंदी साहित्य का अभिवार्य, यानी कि हिंदी साहित्य का जन्म माना जा रहा है, उसी से उत्पन्न या कि उसके बाद उसका उदय हुआ ये माना जाता है। ठीक है, और ये बात आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में ये बात लिखी है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का अभिवार्य माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर के हमीर देव के कुछ समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। कुछ पीछे तक का मतलब है कि हमीर देव के बाद। ये नाम ऐसा भी, जैसे समय सीमा तो उन्होंने बता दिया कि 1050 से लेकर के 1375, लेकिन ये जो कहा उन्होंने हमीर देव के बाद, तो इसका मतलब यही था कि हमीर देव जो थे उनका नाम था। अब अगर उनको याद रखेंगे हम, दिमाग में रहेंगे वो, तो ऑब्वियसली याद रहेगा कि इनके थोड़ा टाइम बाद की बात उन्होंने करी थी। हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। जब हम हिंदी आदिकाल की परिस्थितियों को जानेंगे, यानी कि सामाजिक परिस्थिति, आपकी राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, तब हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये हर्षवर्धन जी जो है इनके बारे में क्यों बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जब हमारा हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था, हम जब हिंदी साहित्य के बारे में बात करना या फिर हिंदी साहित्य जब लिखना शुरू कर रहे थे, या फिर हमारा साहित्य जब शुरू हो रहा था, वो समय सीमा निर्धारित किया गया। तो बताया गया कि हर्षवर्धन के राज्य का जब पतन हो रहा था, यानी राजनीतिक रूप से कैसा युग था, संघर्षों का युग रहा होगा, जहां पे क्या हो रहा होगा, कुछ आपके जो है बहुत वीर योद्धा जो थे वो पराजित हो रहे हैं, जिसमें से आपके एक हर्षवर्धन भी थे। ठीक है, हर्षवर्धन के पतन के साथ ही, यानी कि आपका जो उत्तर भारत है उस हिस्से में इनके पतन के साथ ही क्या हो रहा था, आपके इनके राज्य का पतन हो रहा था, यानी कि कुछ और हो रहा था। बहुत सारे आक्रमणकारी हम पे आक्रमण कर रहे थे, और उसी दौरान हमारा ये उत्तर भारत का हिस्सा कमजोर हो रहा था। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1050 विक्रम संवत से लेकर संवत 1375 विक्रम संवत तक, अर्थात
महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये स्टेटमेंट आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो पीछे ही था, जिसकी शुरुआत ही मैंने की थी तो एक्सप्लेनेशन के साथ किया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं शती से 14वीं शती तक माना है। आपके राम कुमार वर्मा ने 8वीं शती से 14वीं शती तक क्यों माना है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, आपके आदिकाल को 2 हिस्सों में बांटा था। एक था आपका, इन्होंने संधि काल कहा था, ठीक है, और दूसरा उन्होंने क्या कहा था बेटा, चारण काल कहा था। कहा इन्होंने कि ये जो चारण काल है ये मेरे आदिकाल है, यानी इसका जो समय सीमा मैं लेके चल रहा हूं वो आदिकाल का लेके चल रहा हूं। इन्होंने शुरुआत कितने वर्ष से की थी, तो 750 से किया था, ठीक है। इसीलिए अब 750 से किया है, यानी 8वीं शती से लेकर के 14वीं शती तक ये स्वीकार करते हैं। किस चीज का, तो आपके आदिकाल के समय सीमा का जो निर्धारण कर रहे हैं वो इस आधार पे कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव विकसित ही हिंदी साहित्य का आदिकाल रहा है। आपके डॉक्टर नागेंद्र जो है वो ये बात बताते हैं कि जब अपभ्रंश का क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, वो आगे की तरफ अपने साहित्य में और भी अपने रचनाएं कर रहा था और अपने रूप में परिवर्तन ला रहा था। क्योंकि हम भाषा में क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो हमने क्या किया, हमने अपनी भाषा में परिवर्तन देखा है और कहा जा रहा है कि अपभ्रंश का ही विकसित रूप, यानी अपभ्रंश ही जब आगे विकसित रूप में आया तो हिंदी साहित्य का विकास हुआ या हिंदी साहित्य का उदय हुआ, ठीक है। अब यही मत की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही बात कही कि जो विकसित रूप था उसी से हम क्या करेंगे, प्राकृत के बाद अपभ्रंश के विकसित रूप से या फिर बढ़े हुए रूप से ही हम हिंदी साहित्य का उदय मानते हैं और वहीं से हमारा आदिकाल की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। आचार्य हजाई प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। विरोधों एवं व्याघातों का युग इसलिए कहा है, जो कि मैंने अभी शुरू में बताया आपको कि इतने सारे विरोध थे, इतने सारे मत थे और उनका आपस में इतना सारा विरोध था, जिसकी वजह से इस युग को विरोधों का युग कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक विद्वान का अपना मत नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका नामकरण दिया गया है, किसके अनुसार क्या नाम रखा गया है, किसने आदिकाल को क्या नाम दिया है और सर्वमान्य मत आदिकाल जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले चारण काल, चारण काल जो है वो आपके जॉर्ज गियर्सन ने जब नामांकन किया था, अपने काल विभाजन किया था, तो सबसे पहले उन्होंने चारण काल कहा था। तो ये किसने दिया है, जॉर्ज गियर्सन ने दिया है। प्रारंभिक काल किसने दिया है, आपके मिश्र बंधु ने दिया है। शुरुआती के दौर को उन्होंने क्या कहा, प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल आपके गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। कहीं कहीं पे यही प्रारंभिक आरंभिक भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही सेम बात है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें और बहुत सारा मत, ठीक है। वीज बप्पन काल आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये वीज बप्पन काल इसलिए कहा गया है, जब हम शुरुआत करें तो हमने कहा कि जैसी रचनाएं थी और विभिन्न प्रकार की रचनाएं हमारे पास मौजूद थी इस युग में, इसी आधार पे हर एक विद्वान ने अपना नामकरण किया। वीज बप्पन काल का मतलब ये है यहाँ पे कि यहीं पे इसी युग में आदिकाल में ही आपको गद्य और पद्य दोनों रचनाएं मिली, दोहा भी मिलेंगे, यानी कि हर तरीके की रचनाएं आपको आदिकाल में मिली। अलंकार प्रधानता हो, रस प्रधानता हो, या फिर अगर हम बात करें तो वीरता प्रधानता हो, तो इसी का उदय आगे हुआ, यानी कि यही आगे बढ़ता गया और यही हमारा क्या बन गया, एक बेस बन गया हमारे पूरे हिंदी साहित्य का। यानी आदिकाल में जो रचनाएं मौजूद थी वही आगे जाकर के बेस बन गई। जैसे कि हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वीरता प्रधान रचनाएं हुई, तो आगे जाकर के राष्ट्र हित में जो रचनाएं हुई वो उसको जन्म देता है ये वीरता प्रधान रचनाएं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें अलंकार प्रधान या फिर रस प्रधान रचनाएं, तो आपको रीतिकाल में वो देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं भक्ति प्रधान, तो आपको अगर विद्यापति की पदावली की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ये भक्ति रस में ओतप्रोत है, तो अगर उनकी भक्ति की बात की जाए तो आपको भक्ति काल में फिर भक्ति का उदय देखेगा। यानी ये एक ऐसा युग था जहाँ पे हर प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, इसीलिए इसे वीज बप्पन काल कहा। किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीज बप्पन, बीज मतलब जो बीज लगाया जाता है ना, हम कहते हैं ना, तो वो क्या होता है, यही एक आपका बीज है, उसके बाद पेड़ निकलता है, तो यही आपका बेस है। आदिकाल ही क्या है, आपके हिंदी साहित्य का बेस है। ठीक है,
उसके बाद वीर गाथा काल आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों को क्या माना था, जिनके आधार पर इन्होंने नामकरण किया था। ठीक है, यही 12 ग्रंथ इन्होंने स्वीकार किए थे। अब इसमें बहुत सारे रासो ग्रंथ थे, और रासो का मतलब यही, अगर देखा जाए रासो ग्रंथ कौन लिखते थे, चारण कवि लिखते थे। चारण कवि क्या करते थे, अपने राजा की प्रशंसा करते थे और उनकी वीरता के बारे में बात करते थे। तो वीर रस प्रधान सारी रचनाएं थी। तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, इसे वीर गाथा काल कह दिया। अब आते हैं सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल। आपके किसने कहा है, तो राहुल संकृतायन ने कहा है। राहुल संकृतायन ने सिद्ध सामंत क्यों कहा, क्योंकि इसी काल में आपको सिद्ध और नाथ दोनों का उदय देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप बात करोगे तो सिद्ध और नाथ ये दोनों संप्रदाय आए, जिनकी रचनाएं भी मिलती हैं कुछ, मतलब इनके जो वो थे अनुयायी थे, उन्होंने कुछ रचनाएं भी की हैं जिन्हें हम पढ़ते भी हैं। तो क्या हुआ, इस युग में आपको धार्मिक प्रधान रचनाएं भी मिली। तो ये आगे जाके भक्ति काल में भी आया कि हाँ, धर्म पर आधारित रचनाएं हो या फिर भक्ति से आधारित रचनाएं हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिद्ध सामंत काल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पे सिद्धों और सामंतों का काल था। यहाँ पे सिद्ध भी आए और जिन्होंने अपने क्या किया, धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। तो इसलिए राहुल संकृतायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कह दिया। आगे देखेंगे वीर काल। आपके विश्वनाथ प्रसाद जी ने उसी आधार पे कि वीरता रस प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मिला। ठीक है, संधि काल एवं चारण काल। आप सबको पता है रामकुमार वर्मा जी ने क्या किया था, अपभ्रंश की रचनाओं को संधि काल के अंतर्गत रखा और बाकी शेष रचनाओं को उन्होंने चारण काल के अंतर्गत रखा। उन्होंने अपने अनुसार इसे 2 भागों में विभाजित करके 2 नामकरण किया, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों ही हिस्से आदिकाल के अंतर्गत आ जाते हैं। आदिकाल किसने कहा बच्चे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत था कि अगर हम सिर्फ वीरता प्रधान रचनाओं को क्या करेंगे, उनका आंकलन करेंगे और उन्हीं को महत्व देंगे, तो बाकी सारी रचनाएं जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो इग्नोरेंस वाले साइड पे चली जाएंगी, यानी कि उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने ओवरऑल पूरे युग को देखते हुए नाम दिया आदिकाल। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो आदिकाल नामकरण किया गया वही नाम आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी स्वीकार किया और उसमें उन्होंने क्या किया, अपना जब पुनर्संशोधन किया तो उसमें उन्होंने आदिकाल रख दिया। साथ ही साथ आदिकाल को सर्व मान्य यानी कि सबके द्वारा मान्य पाया गया और इसे आदिकाल के रूप में आप सबके सामने या फिर हमारे सामने या हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, जय काल किसने कहा है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आधार काल किसने कहा है, सुमन राजे ने। अभ्रंश काल किसने कहा है, धीरेन्द्र वर्मा ने। और उद्भव काल किसने कहा है, तो वासुदेव सिंह ने। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थे वो याद रखिएगा, आपके राम कुमार वर्मा जी इंपॉर्टेंट है, इनकी बातें थोड़ी गौर फरमा लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला कैसे भूल सकते हैं आप, क्योंकि आपको ऑब्वियस है कि हम लोग शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं ना, हम आपके शुक्ल जी को भूल सकते हैं ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत को भूल सकते हैं। ठीक है, ये जो पहले स्लाइड में है ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरे स्लाइड में सिर्फ ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बाकी सब ठीक है, आपको बस एक नजर से देखना है, बट बाकी पीछे जो थे और अभी ये जो 2 इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ये बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए कि किसने कहा है और क्या कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि काल का जो समय सीमा है वो निर्धारण किया गया है, किस आधार पे किया गया है और किसको ज्यादा महत्व दी गई है, इस बात को हमें देखना होगा कि किसने कौन से सीमा को स्वीकार किया है। जनरली अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि शुरुआत का जो समय सीमा है यहीं पे आपको विवाद देखने को मिलेगा। अंत वाला जो समय सीमा है ऑलमोस्ट सब जो है एक साथ ही जाकर के आसपास मिल रहे होंगे, लेकिन जो आपके शुरुआती वाले होंगे उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे आपके वो मिलेंगे, रचनाकार मिलेंगे या फिर अगर कहा जाए विद्वान मिलेंगे जिन्होंने क्या किया है वो समय सीमा थोड़ा थोड़ा चेंज करके या फिर सेम भी रखा है। जैसे अगर हम बात करेंगे जॉर्ज गैरिसन ने क्या किया है तो 643 है, हालांकि इन्होंने समय सीमा निर्धारित करने की कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन जो चारण युग काल नाम दिया था उस दौरान जिन जिन कवियों को रखा है उस आधार पे ये आपका समय सीमा माना जा रहा है। ठीक है, इन्होंने समय सीमा नहीं बांटा था और ना ही एक्यूरेट करा था, उन्होंने आपकी
कवियों की कृतियों के आधार पर ये नाम रखा था, उसी आधार पर उसके अंतर्गत जो लिए गए कवि उसी आधार पर ये आपका समय सीमा निर्धारित किया गया। मिश्र बंधु ने 643 ईस्वी से 1382 तक, ठीक है। उसके बाद राहुल संकृतायन ने 760 और 1300। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपको 993 से 1318 तक। आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो जितने भी हैं सारे के सारे ईस्वी में, यहाँ पे कोई विक्रम संवत में नहीं है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो वापस से ये 4, और रमाशंकर शुक्ल का अभी तक तो ठीक है, एक बार बस देखना ही है, 2-4 ही तो है, देख लेते हैं, उसमें क्या ही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम आदिकाल के बारे में। जब हमने बात कर लिया, आदिकाल के नामकरण के बारे में बात कर लिया, आदिकाल का परिवेश जान लिया, अब आदिकाल का जब हम समय सीमा देख रहे थे वो भी समझ लिया, अब हम जानते हैं आदिकाल की परिस्थितियों को। तो सबसे पहले आता है आपका राजनीतिक परिस्थिति। आपने पीछे पढ़ा कि हर्षवर्धन जी का क्या हो रहा था, पतन हो रहा था, यानी कि ये एक ऐसा समय था जहां पे बहुत सारे आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारे मतलब आपस में ही जो राजा थे वो लड़ रहे थे, यानी कि हमारा जो समय चल रहा था वो राजनीतिक परिस्थिति के रूप में देखा जाए तो ऐसा चल रहा था जहां पे हर तरफ आक्रमणकारी थे या फिर हर तरफ युद्ध हो रहा था, हर तरफ संघर्ष चल रहा था। तो ये राजनीतिक परिस्थिति की अगर बात किया जाए तो कहा जा सकता है कि निराशापूर्ण एक वातावरण था। अगर धार्मिक परिस्थिति की बात की जाए तो धार्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पे 3 प्रकार के मत का प्रचार प्रसार हो रहा था, सिद्ध, नाथ और जैन। ये जो तीनों संप्रदाय थे, ये तीनों के तीनों अपने मत का प्रचार और प्रसार कर रहे थे, लोगों को अपने जो इनका संप्रदाय था उसमें शामिल करना चाहते थे, और बहुत प्रकार के आडंबराएं, अंधविश्वास, इनका प्रचलन चल रहा था। यानी कि कहा जाए तो ये ऐसा समय था जहां पे 3 अलग अलग मत एक साथ अपना पैर जमाने का प्रयास कर रहे थे। सामाजिक परिस्थिति, अब देखिए एक बात बताइए, जब हमारी राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि हम हर तरह से घिरे पड़े हुए हैं और हमारी धार्मिक परिस्थिति ऐसी है कि हम मानसिक रूप से भी संतुष्ट नहीं है और हमें डराया जा रहा हो, हमें बताया जा रहा हो कि अगर भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो अनर्थ हो गया, या फिर अगर हमने योग साधना नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, या फिर हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम तांत्रिक विद्या और बाकी सारी चीज़ों को करेंगे तो हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो हमारी सामाजिक परिस्थिति कैसी होगी? सामाजिक परिस्थिति क्या होगी? बहुत ही अजीब सी होगी, यानी कि कहा जाता है जैसे अनस्टेबल, यानी कि बिल्कुल ही स्थिर नहीं होगी। ऐसा होगा कि हम हर तरीके से प्रभावित होंगे, यानी नकारात्मक विचार हमारे मन में बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ हमारी प्रवृत्तियां जो होंगी वो कैसी होगी? निराशावादी होगी। हम हर चीज से निराश हो रहे होंगे, यानी कि अगर हम अपने सहायता के लिए राजा के पास जाएं तो वहां नहीं जा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? परेशान है, वो युद्ध लड़ रहा है, वहां पे जाकर के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम परमात्मा के शरण में जाने का प्रयास करते हैं तो वहां पे भी हमें बहुत सारे बाह्य आडंबराओं के अंतर्गत खींचने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी सामाजिक परिस्थिति जो होगी वो क्या होगी? निराशावादी हो जाएगी। अब हम आते हैं साहित्यिक परिस्थिति। इस दौरान आपके जो राजा थे उन्होंने अपने शरण में कवियों को रखा था। अब जो रचनाएं हो रही थी वो राजा की क्या कर रही थी? विशेषताओं को बता रही थी, राजा के गुणों के बारे में बात हो रही थी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनके युद्ध वर्णन और उनके वीर प्रधान बातें हो रही थी, ठीक है। कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता कि जनता कैसे महसूस करी या फिर जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साहित्यिक परिस्थितियां जो थी वो ऐसी थी कि यहाँ पे सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा था? तो राजा के, क्योंकि चारण कवि यहीं पे है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राजा के प्रेम के बारे में बात किया जा रहा था या राजा के वीरता के बारे में बात किया जा रहा था। आम जनता के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। और धीरे धीरे कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने थोड़ी सी भक्ति परक रचनाएं की। साथ ही साथ किसी ने जैसे अमीर खुसरो ने मनोरंजन परक रचनाएं की। और इसी दौरान अगर देखा जाए तो हमारी साहित्यिक परिस्थितियों में आपकी अपभ्रंश जो है इस भाषा में रचनाएं मिलेंगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी रचनाएं जो गद्य शैली में भी होंगी, जो पद्य शैली में भी होंगी। अगर देखा जाए तो साहित्यिक परिस्थिति के अंतर्गत ही हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे दूहा यानी दोहा, जो बाद में दोहा हो गया। अगर देखा जाए गाथा, जो प्राकृतिक में था गाहा, वो गाथा हो गया। वहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे पद गा करके
सुना करके बताने वाले लिखे जा रहे थे या फिर जो है कहानियों के कथा के रूप में लिखे जा रहे थे। तो आपकी साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी? तो ऐसी थी। अब आ जाते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियां, यानी कि हमारी जो संस्कृति थी वो कैसी चल रही थी। तो ऐसा था कि हमारे जो मतलब हर्षवर्धन जी जो थे, जहाँ से हम मानते हैं कि इनके पतन के साथ ही आदिकाल का उदय होता है, तो इनके जाने के साथ ही हमारा जो हिंदू समाज था या फिर हमारा जो हिंदू संप्रदाय था वो काफी दबता जा रहा था। क्यों? क्योंकि इसी वक्त आपके सिद्ध, नाथ और जैन इनका उदय हो रहा था। तो हमारी संस्कृति क्या हो रही थी? पीछे हो रही थी। हम नई धाराओं में, नई प्रवृत्तियों में बह रहे थे। अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये इन तीनों संप्रदायों का बहुत प्रभाव पड़ा है आपका हर जगह। राजनीतिक में देखा जाए तब भी, धार्मिक में देखा जाए तब भी, अगर साहित्यिक में देखा जाए तब भी, यानी ये जो तीन संप्रदाय थे इनका प्रभाव आपकी हर परिस्थिति में इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और यही वजह थी कि इनकी रचनाओं को भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, और हमारी जो रचनाएं थी वो भी इनसे प्रभावित थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। आपके आदिकाल साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कभी कभी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल की विशेषता नहीं है या प्रवृत्तियां नहीं है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या थी, तब तो हम कुछ भी डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐतिहासिकता का अभाव। अब ऐसा था, जितनी रचनाएं लिखी जा रही थी या फिर जितना भी वर्णन किया जा रहा था, जैसे मैंने कहा कि चारण कवियों का क्या था, यहाँ पे बोलबाला था। चारण कवि थे जो अपने राजा के बारे में लिखा करते थे। अब क्या है कि वो जब लिख रहे थे तो उनकी रचनाएं या तो अपने राजा से प्रभावित होती थी या मनगढ़ंत होती थी। अब ये मनगढ़ंत होती थी तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर रचना रची गई है तो हो सकता है एक पात्र सत्य हो, उसके आसपास वाले जो पात्र हैं वो क्या थे, वो अलग तरीके से थे। या फिर हो सकता है कि मान लीजिए किसी राजा ने कोई युद्ध जीता हो, ठीक है, तो वो तो वर्णन करेंगे, लेकिन हो सकता है कि किसी राजा ने उस युद्ध को मतलब वो युद्ध जीत ही नहीं पाए हो, तो क्या करेंगे, वहां पे भी चीजों को बढ़ा चढ़ा करके और ऐसे प्रस्तुत किया जाए जिसको पढ़ने के बाद गौरव महसूस हो कि हाँ ये तो इन्होंने संघर्ष किया था। तो क्या हुआ, ये प्रस्तुत करने के दौरान ऐतिहासिकता जो थी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दी जाने लगी, यानी कि कहीं ना कहीं उन सारी चीजों में क्या किया जाने लगा, उन्हें बढ़ाया चढ़ाया जाने लगा, अपने तरीके से तोड़ा मोड़ा जाने लगा, कहीं भी यथार्थ नहीं रह गया। यानी कि अभाव का मतलब यही है कि ये कमी रह गई, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन अपने अनुसार वो करने लगे। ठीक, दूसरा है प्रामाणिकता में संदेह। अब जैसे आपके पृथ्वीराज रासो, आप उसे हिंदी का प्रथम वो क्या महाकाव्य मानते हो, ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य आप मानते हो। तो अगर हम बात करेंगे तो उसके प्रमाणिक और अप्रामाणिक होने पे भी क्या है, विवाद है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा यह प्रामाणिक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा अप्रामाणिक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा अर्ध प्रामाणिक है। यानी कि इसके जो मत हैं प्रामाणिक होने के और अप्रामाणिक होने के, वो हर किसी के अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऐतिहासिकता है उसकी अभाव है। कहीं पे किसी का परिचय दिया गया है और क्या हो जाएगा, वो आपकी काव्य में तो है, आपकी रचना में तो है, पर इतिहास में नहीं है। यानी वो नाम हो सकता है, वो पात्र हो सकता है कि आपने क्या किया हो, अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए या फिर राजा की प्रशंसा करने के लिए इस्तेमाल किया हो, लेकिन इतिहास में उसका कोई जिक्र ही ना हो। तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से ये आपका ग्रंथ प्रामाणिक है या नहीं है, इस पर संदेह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो क्या हो गया, आपके प्रामाणिकता पे में भी संदेह था। उसके बाद हम बात करें युद्ध वर्णन में सजीवता। युद्ध का ऐसा वर्णन चित्रित किया जाता था जो सजीव लगता था। जैसे कि आपके धृतराष्ट्र थे, उनको युद्ध का वर्णन संजय जो है वो इस तरीके से समझाते थे या बताते थे कि धृतराष्ट्र को लगता ही नहीं था कि उनके पास आंखें नहीं है, वो वैसे ही महसूस करता था जैसे वो युद्ध भूमि में खुद मौजूद है। ठीक उसी तरीके से जो चारण कवि थे, जो कवि थे, वो युद्ध वर्णन ऐसे कर रहे, उन्होंने अपनी रचनाओं में युद्ध वर्णन ऐसा किया है जिससे ऐसा महसूस होता है कि ये क्या है, सजीव है, यानी हमारे समक्ष घटित हो रहा है। ठीक है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जो मैंने बोला कि जो चारण कवि हैं, जो इनके आश्रय में रहते हैं, उनकी प्रशंसा करना ही पड़ेगा। ये उनकी क्या है, ये उनकी ड्यूटी है या फिर ये उनका कर्तव्य है और ये निर्धारित है। तो क्या होगा, ये उसकी प्रवृत्तियों में आ जाएगा। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता,
या तो राजा के वीरता का वर्णन किया जाए या राजा के प्रेम का वर्णन किया जाए। तो क्या हो गया, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। फिर डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके हिंदी साहित्य में आदिकाल जो है उस दौरान जो आपके ग्रंथ लिखे गए, आपके जो रासो हो गए या फिर अगर कुछ और जो है वो ग्रंथ हो गए, उनकी रचनाओं में डिंगल और पिंगल भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब ये डिंगल और पिंगल क्या है, तो डिंगल जो है ये राजस्थानी के साथ अभ्रंश लगता है, ठीक है, राजस्थानी भाषा के साथ अभ्रंश, ठीक। और अगर पिंगल की बात की जाए तो ये आपका ब्रज भाषा के साथ अभ्रंश, ठीक। अब ये जो है, ठीक है, चले, अब ये जो है इनका प्रयोग किया जाता है रासो ग्रंथ में, ठीक है, तो या फिर आदिकाल की रचनाओं में ये आपकी भाषा है जिनका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अगर सवाल पूछ दिया गया कि डिंगल भाषा जो है वो किन दो भाषाओं से बनी है या पिंगल, तो ये आपको पता होना चाहिए। कल्पना की प्रचुरता, यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्पना की गई, यानी कि आपके कहा जाए तो जो नायिका है उसके सौंदर्य का वर्णन कराने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो हंस है या जो तोता है वो भी आसक्त हो गया है नायिका के सौंदर्य को देखकर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कल्पना की प्रचुरता है, यानी कि कल्पना जो है वो आसमान छूती है, यथार्थ से कोई परिचय नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अलंकारों का स्वाभाविक समावेश, यहाँ पे अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे मैंने नायिका के सौंदर्य के वर्णन की बात की, अब नायिका के सौंदर्य का वर्णन करना है तो ऑब्वियस है कि अलंकारों का प्रयोग तो किया जाएगा, या फिर वीरता का अगर हमें वर्णन करना, चीजों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना है तो हम अलंकारों का प्रयोग करेंगे ही। तो यहाँ पे क्या है, अलंकारों का स्वाभाविक आपका समावेश भी है। तो ये आपके क्या हो गए, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आई होप आपको आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां ये समझ में आई हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े से पैराग्राफ पढ़ो तो ही आपको समझ में आएंगी। अगर आपको पॉइंट पॉइंट भी याद रहा तो दिमाग में बैठ जाएगा। और बेसिक चीज बताती हूँ आदिकाल की। आदिकाल में याद रखना, चारण काल नाम रखने के पीछे का जो उद्देश्य रहा होगा वो ये चारण कवियों से आया होगा। चारण कवियों का मतलब होता है वो कवि जो राजा के दरबार में बैठे रहते हैं और रचनाएं करते हैं राजा के को केंद्र में रखकर, ठीक है। अब जैसे ही ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी वैसे ही आदिकाल की परिस्थितियां हो या आदिकाल का आपका प्रवृत्तियां हो, दोनों की दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्रवृत्तियां एक एक करके सीक्वेंस में दिमाग में बैठती जाएंगी। एक चारण कवि है जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की, राजा की प्रशंसा करने के लिए कल्पनाओं का क्या लिया, को आधार बनाया, जिसकी वजह से ऐतिहासिकता क्या हुई, वो प्रभावित हुई, इसीलिए वो प्रमाणिक है या नहीं है इस पे संदेह हुआ। उसके बाद उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया होगा वो या तो डिंगल होगा या पिंगल होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो वीर रस की प्रधानता होगी और श्रृंगार रस की प्रधानता होगी, क्योंकि राजा के युद्ध का वर्णन करना होगा, प्रेम का वर्णन करना होगा, और जब युद्ध और प्रेम का वर्णन करना होगा तब हमारे अलंकारों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक कहानी दिमाग में बैठ गया कि चारण कवि क्या कर सकता है अपने राजा को खुश करने के लिए या फिर अपने राजा से प्रभावित होकर उनके बारे में एक रचना लिखने के लिए। वो सारे अगर दिमाग में बैठ गए तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब इतनी बातें हो गई आदिकाल के परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के बारे में। अब बातें हैं, जब हमने आदिकाल के नामकरण में विवाद देखा है तो ऑब्वियस है कि हमें आदिकाल के प्रथम कवि और प्रथम रचना के बारे में भी विवाद देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये जो आपका विवाद है वो सिर्फ नामकरण तक ही रह जाए, विवाद आगे भी बढ़ेगा। अगर हमें प्रथम कवि स्वीकार करना है या फिर प्रथम रचना के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो आपके राहुल संकृतायन सरहपाद को क्या मानते हैं, हिंदी का पहले कवि मानते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो आपकी राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, तो राम कुमार वर्मा आपके स्वयंभू कुमार मानते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो शिव सिंह सेंगर किसको मानते हैं, तो शिव सिंह सेंगर जो है वो आपके पुष्प दंत को मानते हैं। यानी हर किसी के अनुसार अपने अपने कवि हैं जिन्होंने उन्हें पहला कवि माना है, लेकिन सर्वमान आपके सरहपाद को माना जाता है। साथ ही साथ आपको एक बात याद रखनी होगी
कि हिंदी के प्रथम कवि के बारे में विवाद तो है, लेकिन हिंदी की प्रथम रचना जो है वो श्रावकाचार्य को माना जाता है, जो ना तो आपके स्वयंभू ने लिखा है, ना आपके पुष्पदंत ने लिखा है, ना ही आपके सरहपाद ने लिखा है। यानी कि ये जो है ये देवसेन के द्वारा रचित है, श्रावकाचार्य, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक और चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, पहला कवि और पहली रचना दोनों अगर आप बात कर रहे हो तो दोनों के बारे में बात करते वक्त दिमाग में ये मत रखिएगा कि जो पहला कवि है वही पहली रचना लिखेगा, नहीं। पहली रचना किसी और को भी माना जा सकता है, जो क्या हो, आपके प्रकाश में आई हो, जो लिखी गई हो, जिनके नाम के जो कवि हैं वो दिखे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पहला कवि भी वही होना चाहिए जिसने पहली रचना लिखी है, नहीं, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम, राहुल संकृतायन के अनुसार सरहपाद को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया गया, यानी हिंदी का प्रथम कवि, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मंजू को, अभी एक मूवी आई थी मुंजा और मुंज समथिंग, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, ओके। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू, क्योंकि उन्होंने अभ्रंश वाला समय सीमा खींचा है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान, ठीक। और आपके डॉक्टर बच्चन के अनुसार विद्यापति। ये जितने विवादित मत थे उन सबको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये सबके अनुसार आपको याद होना चाहिए, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्वमान्य तो आपके सरहपाद ही हैं, लेकिन अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, राम कुमार वर्मा हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, डॉक्टर बच्चन हो, जितने भी लोग हैं, इन्होंने किसको माना है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे किसी एक कवि को या फिर एक समय को निर्धारित करके कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे जो नामकरण किया गया है वो क्या है, यहाँ पे जो पहले कवि का नाम दिया गया वो आपके अपने अपने मत हैं, क्योंकि सबने अपने युग का नाम जो समय सीमा निर्धारित किया उस अनुसार प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सरहपाद, शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्प या पुंड, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी, और राहुल संकृतायन द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहपा और सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। कभी पूछा गया कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, तो हमेशा याद रखिएगा सरहपा या सरहपाद के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें ही स्वीकार किया गया है। इसके अलावा बाकी किसने किसको माना है ये आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि सबकी अपनी समय सीमा रही है, उस अनुसार सबने अपनी प्रथम कवि को स्वीकार किया है। लेकिन आपके लिए सर्वमान्य मत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वमान्य मत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बस आते जाते रहने चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब जब मैंने कहा हिंदी के प्रथम कवि के बारे में, साथ ही साथ मैंने बताया था हिंदी के प्रथम रचना के बारे में, तो श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम रचना है जिसे माना जाता है, और रचनाकार जो है वो देवसेन है, ठीक। अब यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सरहपाद हिंदी के पहले कवि अवश्य हैं, किंतु उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो तो वह जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को ही माना जाता है। इस ग्रंथ में 250 दोहे में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 933 ईस्वी में रची गई है, 250 इसमें क्या है, दोहे हैं, और लिखा किसने है, आपके श्रावकाचार्य, लिखा किसने, देवसेन ने, और आपकी किताब का क्या नाम है, श्रावकाचार्य, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है, इस छोटी सी चीज से निकल जाएंगी। हमेशा जब नोट्स बनेंगे तो हमेशा याद रखना कि ये क्या हो जाएगा, श्रावकाचार्य, ठीक, 933 ईस्वी, ओके। और सीधे नीचे लिख देना 250 दोहा, और बाकी आपको ये इतने में ही, यानी कि एक लाइन में ही सारी चीजें याद हो जाएंगी, बाकी कुछ करना नहीं होगा। हाँ, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये श्रावकाचार्य तो है, पर लिखा किसने है, तो आपके देवसेन ने, और इसी में लिखा हुआ है श्रावक मत के बारे में उन्होंने
बात की है, श्रावक धर्म के बारे में उन्होंने बात की है। सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य का विभाजन, आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये यहां से हटा दीजिएगा, ओके जी। देखो, मुख्यतः 4 श्रेणी में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन उन्होंने लास्ट जो है वो लौकिक साहित्य या फुटकल ग्रंथ के नाम से भी अपना हिस्सा दिया है, जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंतर्गत भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से एक है रासो साहित्य, रास या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये रास और ये रासो दोनों अलग है बच्चे, एक नहीं है। ठीक है, ये जो है जैन साहित्य में रास आता है और वो एक रासो ग्रंथ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रासो साहित्य, उसके बाद अगर हम बात करेंगे रास या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, इसी आधार पे आपको क्या किया गया है, आपके आदिकालीन को डिवाइड किया गया है और उसी आधार पे हम भी पढ़ेंगे, यानी इसी आधार पे हम भी आदिकाल को समझेंगे। आदिकाल को कुछ हिस्सों में हम भी बांटेंगे जिस तरीके से बांटा गया है, नाथ, सिद्ध, जैन और रासो। ठीक है, क्योंकि एक तो पढ़ना आसान हो जाता है, एक एक अगर श्रेणी को पढ़ेंगे तो समझना आसान हो जाता है, हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन से कवि किसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे मिक्स मैच हो जाता है दिमाग में भी, आपके हलवा बन जाता है और फिर आप कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और इन लोगों ने भी अलग अलग श्रेणियों में आपके क्या किया है, बांट दिया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आचार्य शुक्ल ने उक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य न मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपयुक्त चारों को ही आदिकालीन साहित्य में शामिल किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो श्रेणी बांटे हैं उन सबको स्वीकार किया है, इसीलिए उन्होंने आदिकाल नाम दिया है, किसी एक पर्टिकुलर पर उन्होंने बात नहीं की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आदिकाल की प्रमुख समस्याएं, आदिकाल में क्या क्या दिक्कत आई, तो अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि आदिकाल की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि वो आदिकाल है। वो एक है ना कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं प्रॉब्लम हूँ, तो वही वाली बात है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आदिकाल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो आदिकाल है, शुरुआत वहां से हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि घर में जब कोई छोटा बच्चा होता है, यानी कि मान लीजिए आपके जनरेशन में कोई छोटा बच्चा है या फिर आपके पीछे वाले जनरेशन में कोई छोटा बच्चा है, तो उसके साथ डील कैसे करना होता है ये हर जनरेशन के पेरेंट्स को नहीं पता होता, तो वो उसे हर तरीके से डील करते हैं, यानी सारे एक्सपेरिमेंट उस बच्चे पे हो जाता है। जैसे कि क्या खिलाना चाहिए या फिर कहाँ ले जाना चाहिए, घुमाना चाहिए या नहीं घुमाना चाहिए, उसको कौन सा सब्जेक्ट दिलाना चाहिए, किस स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए, उसे हिंदी में बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोलना चाहिए, उसे इंडियन क्लोथ्स पहनाने चाहिए या फिर वेस्टर्न। तो क्या हो गया, एक जो बच्चा होता है उसी पे सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। वो पहला जो होता है वो बेचारा एक्सपेरिमेंटल में चला जाता है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ समझनी है, वो चीज़ समझानी है, वो करनी है, वो करनी है, वो करनी है, तो उसके संघर्ष अपने अपने हो जाते हैं। वो हमेशा समझाते ही रह जाता है पहला बच्चा कि यार यार ये ठीक है, वो ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन वही उसके बाद जो आते हैं उनके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब सबको सब कुछ पता होता है, तो उनको पता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो वही सेम फंडा है आदिकाल के बारे में। बेचारा आदिकाल हमारे हिंदी साहित्य का पहला युग रहा है, हमारा पहला काल रहा है। तो जितने विद्वान थे, जिन्होंने भी थे, जैसे मन किया वैसे इन्होंने अपने तरीके से इसे ढालने की कोशिश की, अपने तरीकों से चीजों को संभालने की कोशिश की। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्याएं रही हैं, बहुत ज्यादा विरोध रहा है, बहुत सारे मंतव्य रहे हैं। तो इसीलिए आदिकाल की समस्याओं में सबसे पहला तो यही है कि भैया प्रथम कवि स्वीकार नहीं कर पा रहे थे ये लोग, मतलब नामकरण तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आदिकाल बन गया ना, तो अब उसमें क्या समस्याएं आई। तो सबसे पहले तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है यही नहीं पता था। नामकरण की समस्या जो मैं ऑलरेडी बोल रही थी कि इसका नाम क्या रखेंगे ये नहीं पता, तो सेम चीज है, सबने अपने अपने अनुसार नाम रखा था। तो वही है, इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि मान लीजिए अगर आपके घर में
अगर किसी ने मतलब अब तक आपकी फैमिली में अरेंज मैरिज होते आ रहा है, ठीक है, फिर आपने सजेस्ट करा या फिर आपके भैया ने या फिर बड़े कोई भी एक इंसान ने सजेस्ट करा कि ठीक है इस बार हम लव मैरिज करते हैं। अब क्या होगा कि उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी है वो कर रहे हैं, मतलब वहां पे हर तरीके की प्रॉब्लम होगी। अगर घर वाले मान गए, एक जने का घर वाला माना तो दूसरे जन का नहीं, दूसरे जन का घर वाला माना तो हो सकता है कि इनकी परंपराएं जो हैं वो अलग हो सकती हैं, हो सकता है कि रिचुअल्स अलग हो गए, तो क्या होगा हर तरीके से आपकी दिक्कतें आएंगी। पर उसके बाद वाले जो आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पहले में तो सबने सीख लिया, जान लिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वही हुआ कि पहले तो इनके यही नहीं समझ रहा था कि कवि कौन है, फिर हमने नामकरण ही नहीं समझा कि हम नामकरण क्या करेंगे, यानी पहला नाम क्या रखेंगे पता ही नहीं है, ठीक है। सीमांत निर्धारण क्या करेंगे, यानी कि हमें पता ही नहीं था कि समय सीमा हम क्या रखने वाले। तो आदिकाल को जितना अभी तक मैंने आपको डिस्क्राइब किया उतने में आपने समस्याएं समझ ही ली होंगी, या फिर खुद भी आप जब पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता होगा कि आदिकाल में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें से एक ये भी है, किसी साहित्य की प्रधानता संबंधी समस्याएं, रस की प्रधानता की समस्याएं, भाषा के स्वरूप निर्धारण की समस्याएं। अब किस साहित्य में क्या प्रधान है, यानी कौन सा रस प्रधान है, ये निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या जो मंतव्य है वो इसमें प्रदान किया गया है वो निर्धारित करना बड़ा, क्योंकि कहीं पे देख रहे हैं तो वीरता तो है ही, साथ ही साथ श्रृंगार भी है, तो अब श्रृंगार रस प्रधान है या वीर रस प्रधान है, तो क्या हो रहा है आपके ये जो निर्धारण है वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो समस्याएं जो भी हैं वो आप खुद ही पढ़ के आए हो अभी इतने टाइम में, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा, तो आप आंख बंद करके ये समस्याएं खुद से लिख लोगे, ठीक है। चलिए, हालांकि मैंने लिख के पॉइंटर्स दे दिए हैं। अब आते हैं सबसे पहले अपभ्रंश साहित्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य के बारे में क्या बात कर लेंगे, इसलिए बात कर लेंगे क्योंकि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा था समय सीमा, वो उन्होंने लिया था आपके आदिकाल के अंतर्गत ही 1050 से 1375 विक्रम संवत लिया था, ठीक है। लेकिन आपके शुक्ल जी आए और इसी टाइम को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक किया था आपका संधि और दूसरा किया था आपका चारण, ठीक। अब इस संधि और चारण में जो उन्होंने समय सीमा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो छोड़ा था वो समय सीमा इन्होंने ले लिया था, यानी 750 से शुरू किया था। जब 750 से शुरू किया था तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अपभ्रंश। अब ये जब अपभ्रंश आ रहा है तो क्या होगा, अपभ्रंश आएंगे तो अपभ्रंश के कवि भी आएंगे, अपभ्रंश की रचनाएं भी आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अपभ्रंश साहित्य, और यही आगे आगे जाएंगे तो जैन साहित्य जैसे भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिसपे हमें कोई डाउट नहीं है, हमने अभी पीछे कहा, और ये क्यों माना है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, स्वयंभू 6ठी शताब्दी के आसपास के विद्वान थे। ऑब्वियसली इस बारे में हम बात कर चुके थे कि वो कब के हैं। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है, ये याद रखिएगा, स्वयंभू को जैन की परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। जो मैंने अभी बोला अपभ्रंश और जैन को हम एक साथ देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये टाइम स्लॉट जो है अगर देखा जाए तो अपभ्रंश साहित्य बोलिए या फिर जैन साहित्य बोलिए, राज अपभ्रंश जैन ये सारे एक साथ ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का अभिवार्य प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश साहित्य से मानना, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या कहा, अपभ्रंश का जो समय सीमा था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। ये देखो इतना डीप नहीं पूछता, मतलब कि ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पे सबसे पहले अपभ्रंश का उल्लेख मिलता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कोई भी पंक्ति आती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदू, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी और राम सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम स्वयंभू जी के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। स्वयंभू की रचनाएं क्या है, पयम चर्यू, ठीक है, ये आपकी राम कथा पर आधारित है, ठीक। तो याद रखिएगा, रिटनेमी चर्यू, पंचम चर्यू और स्वयंभू छंदम सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसपे हर बार कुछ ना कुछ सवाल बन जाते हैं। तो ये क्या है आपके, जो स्वयंभू ने रचना लिखी है पयम चर्यू, ठीक है। अभी इसके जो
मैंने बोला ये किस पे आधारित है, रामकथा पे। तो अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पंचचर्य रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। अतः इस रचना को डॉक्टर भानिया ने अभ्रंश की रामायण कथा एवं स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो राम कथा याद रहेगा, ये मैं जानती हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पर ये याद रखिएगा कि अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है, ठीक है। स्वयंभू का अभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। व्यास भी कहा गया। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू ने स्वयं अपनी भाषा को क्या कहा है, देशी भाषा कहा है। अगर आप आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अभ्रंश को कुछ और नाम से बोला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कुछ और नाम से बोला, तो वही है बस, इन्होंने भी अपनी भाषा को क्या कहा है, देशी भाषा कहा है, ठीक है। स्वयंभू के परमचर्य को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ये जो था आपका परमचर्य वो पूरा नहीं था, अधूरा था, जिसको पूरा करने का काम किसने किया था, तो त्रिभुवन ने किया था, ठीक है। परमचर्य में रामचरित विस्तार से वर्णित है। रिटनेमी चर्यु रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। अब देखो ये ना नोट्स बनाओ तो क्लियर रखो एक साथ। राम कथा, कृष्ण चरित्र कथा या चरित्र वर्णन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू को अभ्रंश का प्रथम महाकवि माना गया। परमचर्य अभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है, ठीक है, जिसमें कितनी होती है, 7 चौपाई और दोहा, ठीक। परमचर्यों में 12,000 श्लोक हैं। इसमें 5 कांड एवं 90 संधियां हैं। इसमें 83 संधियां स्वयंभू के द्वारा तथा शेष जो 7 है वो उनके पुत्र ने लिखा था। किसने, त्रिभुवन ने, ठीक है। हालांकि ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ज्यादा डिटेल में मैंने ऐड किया हुआ है। आप नाम याद रखिएगा, पहला कवि वाल्मीकि, व्यास, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, इतना डीप नहीं आना चाहिए। स्वयंभू के अनुसार पद्दिया बंध के प्रवर्तक चतुर्मुख नाम कवि माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आपसे नहीं पूछेगा। अब आते पुष्पदंत की बात कर लेते हैं। तो पुष्पदंत की रचनाएं क्या है, जसहर चर्यु और महापुराण, नय कुमार चरित्र यानी नाग कुमार चरित्र, ठीक है। ये 3 रचनाएं किसके हैं, पुष्पदंत के हैं, ठीक। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। कहीं कहीं पे यही महापुराण आपको 63 महापुराण नाम से भी मिलता है, ठीक है, 63, ठीक। तो हो सकता है कि आप ऐसे याद रखो, या तो 63 महापुराण के नाम से याद रखो या महापुराण के नाम से याद रखो, दोनों कॉन्सेप्ट में है तो दिमाग में रहेगा। महापुराण यानी कि बहुत सारे महान लोगों के, तो कितने महान लोग, 63 महान लोग, और अगर याद हो गया 63 महापुराण तो वो भी चलेगा, ठीक है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया और इन्होंने अपने आप को ही बहुत सारे नामों से सुशोभित कर दिया था। इनको किसी और ने उपाधि नहीं दी थी। जैसे कि अभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा गया आपके स्वयंभू को, वैसे आपके पुष्पदंत ने किसी का इंतजार नहीं किया कि वो उनको उपाधि दे, इन्होंने स्वयं को उपाधि दे दी थी, ठीक है। तो पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अभ्रंश और आहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिवसेन सेंगर ने पुष्पदंत कवि को भाषा की जड़ कहा और पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है, वो इसलिए क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने इन्हें प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी का प्रथम कवि के रूप में पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने स्वीकार किया है। इसलिए ये याद रखिएगा कि उन्होंने क्या कहा है, यानी कि उन्होंने इनको किस नाम से सुशोभित किया है, तो उन्होंने भाषा की जड़ बोला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहचर चर्यु पुष्पदंत को यशोधरा चरित्र भी कहा जाता है। पुष्पदंत प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। पहले शैव थे, शैव सुना होगा आपने, ठीक है, वैष्णव और शैव वाला जो मंतव्य थे उसमें थे, फिर उन्होंने जैन क्या किया, जैन में वो परिवर्तित हो गए। महापुराण रचना के कारण पुष्पदंत को अभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। आदि पुराण और उत्तर पुराण पुष्पदंत की रचना
है। ठीक है, अब आ जाइए धनपाल। धनपाल जी ने लिखा है भविष्यत कहा। ठीक है, धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्होंने मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। हालांकि इतना नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछेगा, मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में पूछ सकता है। धनपाल भविष्यत कहा, धनपाल ने क्या लिखा है? भविष्यत कहा लिखा है। अभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की थी, और यही सबसे बड़ी उपाधि है, और यही उपाधि मतलब कि उनके द्वारा की गई उपलब्धि है। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपके धनपाल जी जो थे उन्होंने भविष्यत कहा लिखा है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बाकी और सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी आपके जो और भी जैन साहित्य के कवि हैं उनको, उसके साथ साथ सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो एंड आपको सब कुछ समझ में आया। अगर कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया है, जिसमें आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक आपको करना क्या है, तो आपको कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और साथ ही साथ अपना ध्यान रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।